होती। आज श्वेता के साथ उसका ड्राइवर भी नहीं था। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद श्वेता गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे इधर उधर से देखने लगती है। अभी श्वेता इस काम में लगी हुई थी कि इतने में वहां से 2 बाइकर्स गुजरते हैं। सुनसान जगह पर रात के वक्त श्वेता को इस तरह अकेला देखकर वे बाइकर्स कुछ दूर जाकर वापस लौट आते हैं। अच्छी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद कि श्वेता के साथ कोई और अन्य व्यक्ति नहीं है, उनमें से एक लड़का कहता है, क्या हुआ मैडम, क्या हम कोई मदद करें? इतनी रात को यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं है। उन दोनों के बोलने के लहजे में एक अलग तरह की आवारागर्दी झलक रही थी। श्वेता को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि जब तक वो अपने लिए कोई मदद नहीं मंगा लेती तब तक उसके लिए बाहर खड़ा होना सुरक्षित नहीं है। श्वेता बिना कोई जवाब दिए जल्दी से वापस जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। तभी पीछे से एक दूसरी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। किसी दूसरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी और उसकी तेज आवाज सुनकर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये गाड़ी श्वेता की गाड़ी से कुछ दूर जाकर रुक जाती है, लेकिन ये श्वेता की गाड़ी से इतनी दूर थी कि श्वेता को इसके अपने आसपास होने का कोई आभास नहीं था। तभी गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है, जिसकी वेशभूषा देखकर आसानी से बताया जा सकता था कि वो सिक्योरिटी गार्ड है। वो अपना फोन निकालकर किसी को फोन करता। सिक्योरिटी गार्ड की कॉल देखकर उधर से एक व्यक्ति फोन उठाता है और फिर धीमी आवाज में पूछता है, हाँ बोलो। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर मुझे लगता है श्वेता मैडम की गाड़ी खराब हो गई है और वो यहाँ पर एकदम अकेली है। क्या मैं उनकी मदद के लिए जाऊँ? वहाँ से आवाज आती है, नहीं तुम सिर्फ दूर से निगाह रखो, वैसे भी वो तुम्हारी मदद नहीं लेगी, बस ध्यान रखो कि उसे किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। तभी गार्ड कहता है, मुझे लगता है कि अभी यहाँ से निकलने वाले 2 लड़के उन्हें छेड़ रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी को देखकर वे भाग गए। ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उधर से दोबारा से आवाज आती है, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो। गार्ड कहता है, जी सर। यहाँ वो व्यक्ति खुद से ही कहता है, चलो फिर एक मौका हाथ आया। फिर वो अपने ड्राइवर से कहता है, तुम जाकर गार्ड्स के साथ बैठो, ड्राइव मैं खुद करूँगा। ठीक 15 मिनट बाद श्वेता की गाड़ी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ होती है। श्वेता जब आवाज़ सुनती है तो एक पल के लिए सहम जाती है, लेकिन जब गाड़ी के शीशे के दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखती है तो वो आश्चर्यचकित रह जाती है, साथ ही उसकी हिम्मत भी लौट आती है। अब श्वेता खिड़की का शीशा नीचे करने की जगह सीधा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लक्ष्य जवाब देता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी आपकी गाड़ी के नंबर पर ध्यान गया, इसीलिए देख रहा था कि गाड़ी में कोई है या बेचारी गाड़ी यहाँ अकेले ही खड़ी है। आखिर आपकी गाड़ी है, मेरे लिए इसकी चिंता करना स्वाभाविक ही है। इसके बाद लक्ष्य अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है, आप इतनी रात को यहाँ किसका इंतजार कर रही हैं? क्या आप मेरा इंतजार कर रही थी? पर आपको कैसे पता चला कि मैं इस रास्ते से गुजरने वाला हूँ? श्वेता को लक्ष्य को अपने पास देखकर इस वक्त बेहद अच्छा लग रहा था। पहले इसलिए क्योंकि उसने कई दिनों से लक्ष्य को देखा नहीं था, और दूसरा इसलिए क्योंकि इस वक्त वो गाड़ी के खराब होने से भारी मुसीबत में फंस गई थी। लक्ष्य के पास होने से श्वेता को पूरी दुनिया स्वर्ग जैसी खूबसूरत महसूस होने लगती थी, लेकिन वो अपने मन के भावों को चेहरे पर आने से रोक लेती है। अब श्वेता लक्ष्य के बेहद प्यार से पूछे गए सवाल का जवाब अपनी निगाहें झुकाकर कुछ नाराजगी जताते हुए देती है। मेरी जासूसी की एजेंसी नहीं है जो मुझे ये पता रहे कि आप कब कहाँ से आते हैं और कब कहाँ जाते हैं। दरअसल श्वेता ने अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य पर कटाक्ष किया था। श्वेता को शक था कि लक्ष्य अचानक से यहाँ नहीं पहुँचा, वो जरूर श्वेता की मदद करने के लिए ही यहाँ आया है। अब लक्ष्य मुस्कुराकर कहता है, देखिए कितना अजीब संयोग है ना, आपको मदद चाहिए और ईश्वर ने आपकी मदद करने के लिए मुझे चुना है। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अब श्वेता कहती है, 1 मिनट, जहाँ तक मुझे याद है मैंने अभी तक आपसे एक बार भी नहीं कहा कि मुझे किसी की मदद चाहिए और मैं उस मदद के ही इंतजार में यहाँ रुकी हूँ। फिर आपको कैसे पता कि वो मदद गाड़ी की है? अब लक्ष्य मुस्कुराकर जवाब देता है, श्वेता जी, कॉमन सेंस है। इतनी रात को कोई भी खूबसूरत लड़की जो बेहद समझदार भी हो, इस तरह से सुनसान रास्ते पर गाड़ी के अंदर बैठकर कम से कम मौसम का लुत्फ तो नहीं उठाएगी। जरूर उसकी गाड़ी ही खराब हुई होगी। अब श्वेता कहती है, लेकिन मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। फिर अपनी बात को ठीक करते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। अब लक्ष्य जवाब देता है, ठीक है, आप मेरे साथ मत आइए। एक काम कीजिए, आप मेरी गाड़ी ले जाइए। मेरा ड्राइवर कल सुबह मल्होत्रा हाउस से गाड़ी ले आएगा। मैं दूसरी गाड़ी में घर चला जाऊंगा।
लक्ष्य की दरियादिली और अपनी हालत को देखकर श्वेता कुछ पलों के लिए वहीं चुपचाप खड़ी रहती है। अपने फोन को अपनी 2 उंगलियों के बीच में घुमाते हुए नीचे चेहरा करके वो कुछ सोचने लगती है। लक्ष्य भी हमेशा की तरह अपने स्टाइल में गाड़ी से टेक लगाकर अपने दोनों हाथों को विवेकानंद की पोज में बांधकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप श्वेता के चेहरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगता है। कुछ देर बाद श्वेता अपने माथे पर अपना हाथ मार लेती है और जाकर लक्ष्य की गाड़ी में सामने वाली पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। ऐसा करने के अलावा श्वेता के पास कोई और चारा नहीं था। श्वेता की गाड़ी में बैठते ही लक्ष्य की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। लक्ष्य मुस्कुराते हुए जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। अनिका रोहित का बेडरूम। अनिका रिसर्च लैब से बाहर निकल जाती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि रोहित बेड पर सिरहाने से टेक लगाकर अपने सिर को पीछे करके बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। उसने तकिए को उठाकर अपने पैरों पर रखा हुआ था। जैसे ही अनिका कमरे में पहुंचती है तो रोहित को इस तरह से बैठा हुआ देखकर अपनी जगह पर स्थिर होकर खड़ी हो जाती है। तभी रोहित बिना किसी हाव भाव के अनिका की तरफ देखने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और फिर वो बोल उठता है, क्या मुझे नींद आ गई है? मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ। नींद ही आ गई होगी, वैसे भी अपना काम पूरा किए बिना तुम तो लौटने से रही। देखो अनिका, अब ख्वाब में भी तुम मुझे रिसर्च लैब से वापस आई हुई दिखाई दे रही हो। अब मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी हालत समझ सकती हो? फिर एक पल रुककर दोबारा कहना शुरू करता है, तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कैसे कटता है? क्या तुम इसका अंदाजा लगा सकती हो? फिर खुद से ही जवाब देते हुए आगे कहता है, नहीं, तुम बिल्कुल नहीं समझ सकती। अगर समझ सकती तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती। रोहित की बात सुनकर अनिका धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रोहित के सामने आकर बैठ जाती है। फिर अपने दोनों हाथों से रोहित के चेहरे को छूते हुए उसके गालों पर ले आती है। रोहित अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और अनिका के स्पर्श को महसूस करने लगता है। अनिका कहती है, बताओ, ये ख्वाब तुम्हें कैसा लग रहा है? रोहित अनिका के स्पर्श की गुदगुदी से मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, बिल्कुल हकीकत जैसा, उतना ही सुख जितना हकीकत में होता है। तभी अनिका अपने दोनों हाथों से रोहित के गालों को कस के छोटे बच्चों के गोल मोल गालों की तरह पकड़कर हिलाने लगती है और उसके गालों को छोड़ देने के बाद फिर से पूछती है, क्या दर्द हो रहा है मिस्टर मारवा? रोहित अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, दर्द हो रहा है, बिल्कुल हकीकत की ही तरह। अनिका फिर से पूछती है, क्या सपने में दर्द होता है? यह सुनते ही रोहित अपनी जगह पर ही उछल पड़ता है और अनिका को अपनी दोनों बाहों में भर लेता है। फिर खुशी से कहता है, मतलब मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, आज की रात मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। फिर एक पल रुककर आगे पूछता है, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया या फिर तुम मेरे साथ डिनर करने आई हो? अनिका कहती है, एक एक करके सवाल पूछोगे तो मेरे लिए जवाब देना आसान होगा, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब एक साथ दे देती हूँ। अब एक पल रुककर दोबारा कहना शुरू करती है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं तुम्हारे साथ डिनर करने आई हूँ। तुमने ही कहा था न कि मैं हर रात तुम्हारे साथ डिनर करूँ। हर रात न सही, कम से कम आज की रात तो हम ऐसा कर ही सकते हैं। फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए एक पल रुककर आगे कहती है, और आज की रात मैं अच्छी नींद भी लेने वाली हूँ, मतलब तुम्हारे साथ यहीं इसी बेड पर सोने वाली हूँ। अब तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब यह है कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे वापस जाना होगा, लेकिन कल सुबह के बाद। ये सुनकर पहले रोहित के चेहरे पर उदासी आती है और फिर खुशी आ जाती है। वो कहता है, ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जल्दी से खाना लगवा देता हूँ। जब तक रोहित डिनर के लिए ऑर्डर देता है तब तक अनिका अपना फ़ोन निकालती है, फिर उस पर कुछ टाइप करती है और फिर प्रीति, कौटिल्य और भूमिका तीनों को मैसेज देती है। उसने मैसेज में पूछा था, क्या तुम अभी फ्री हो या फिर सो चुके हो? क्या हम अभी थोड़ी देर बाद मीटिंग हॉल में मिल सकते हैं? अनिका के मैसेज करने के बाद थोड़ी देर बाद ही एक एक करके तीनों के जवाब आ जाते हैं। तीनों में से कोई भी अभी तक सोया नहीं था। अनिका आधे घंटे बाद सभी को मीटिंग हॉल में मिलने के लिए बुला लेती है। अनिका और रोहित डिनर करने के बाद हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। मीटिंग हॉल, मारवा हाउस। नियमित समय पर रोहित, अनिका, प्रीति, भूमिका और कौटिल्य मीटिंग हॉल में एकत्रित हो जाते। रात का वक्त होने की वजह से इस वक्त सभी नाइट ड्रेस में थे। अनिका अपनी जगह पर बैठते हुए सभी से कहती है, मुझे उम्मीद है कि सभी का काम बढ़िया चल रहा होगा और मैंने किसी की भी नींद खराब नहीं की होगी। अनिका के इस बात पर सभी मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन ना में हिला देते हैं। भूमिका मुस्कुराकर कहती है,
तुम जब चाहो तब हमारी नींद खराब कर सकती हो। अब अनिका मुस्कुराकर आगे कहती है, अच्छा तो फिर अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तुम्हें इतनी रात को क्यों बुलाया। अनिका मुस्कुराकर आगे कहती है, अच्छा तो फिर अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तुम्हें इतनी रात को क्यों बुलाया है। आज की मीटिंग का उद्देश्य एक टास्क है। फिर भूमिका की तरफ देखते हुए कहती है, भूमिका तुम्हारा फेवरेट गेम। फिर दोबारा से सभी की तरफ देखकर कहती है, अब देखना ये है कि आप में से कौन इस टास्क को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है। अनिका की इस बात पर सभी के साथ रोहित भी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। सभी के चेहरों की हैरानी को देखकर अनिका के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है और वो अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहती है, मैं आप सभी का सस्पेंस ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। दरअसल मुझे सौम्या का ब्लड सैंपल चाहिए, वो भी बिना किसी तरह का खतरा मोल लिए। उसे शक भी न हो और हमारे पास उसका ब्लड सैंपल भी आ जाए। इतना कहने के बाद अनिका एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर दोबारा से अपनी बात को शुरू करते हुए कहती है, आप सभी पर किसी तरह का दबाव नहीं है। अगर आप में से कोई इस काम को करने का इच्छुक है तो मुझे बता दे, या फिर आप इस काम के लिए मना भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे, इस काम को करने के लिए आपके पास कल दोपहर तक का ही वक्त होगा। कुछ पल कमरे में खामोशी रहती है। फिर भूमिका कहती है, मेरे पास एक प्लान है। अगर प्रीति मेरा साथ देगी तो हम इसे जरूर पूरा कर पाएंगे। प्रीति जवाब देती है, मुझे आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं, मैं तैयार हूँ। अनिका कहती है, ठीक है, तो यह तय रहा कि इस मुश्किल काम को प्रीति और भूमिका मिलकर अंजाम देने वाले हैं। फिर कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, कौटिल्य तुम जरा ध्यान देना, इन्हें तुम्हारी किसी मदद की जरूरत हो तो। अनिका अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, आज के लिए इतना ही, अब आप सभी जाकर अच्छी नींद लीजिए, कल मिलते हैं। मीटिंग हॉल से निकलने के बाद भूमिका प्रीति से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि वो किस शिफ्ट में काम कर रही है? प्रीति जवाब देती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है उसकी शिफ्ट 1 बजे तक खत्म होगी। अब भूमिका कहती है, कल सुबह होटल हेवन चलने के लिए तैयार रहना। इसके अलावा उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए जो भी ज़रूरी लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए वो भी ले लेना। प्रीति जवाब देती है, ठीक है, मैं समय पर सभी चीज़ों के साथ तैयार रहूंगी। प्रीति का कमरा। अगली सुबह भूमिका प्रीति के कमरे में पहुंच जाती है। भूमिका को देखते ही प्रीति की आंखें बड़ी हो जाती हैं और मुंह खुला रह जाता है। पहले प्रीति भूमिका के चारों तरफ घूमती है और उसके बाद अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख लेती है। उसके मुंह से सहसा ही निकल पड़ता है, भूमिका दी, यू आर लुकिंग सो हॉट। आज बहुत दिनों के बाद भूमिका ने ट्यूलिप टॉप के साथ शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। भूमिका की लंबी पतली टांगे, एज एक फिगर, हाई हील्स सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते थे। भूमिका पहले ही काफी सुंदर थी, ऊपर से उसका मेकअप। भूमिका इस लुक में किसी के पास से गुजर जाए और वो पलटकर न देखे, ऐसा कभी नहीं होता था। आज फिर से भूमिका कहर ढाने के मूड में थी। अब भूमिका प्रीति को देखकर कहती है, थैंक यू माय डार्लिंग। फिर प्रीति को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहती है, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? प्रीति कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ, चलिए। अब भूमिका कहती है, क्या ऐसे? एक पल रुक कर दोबारा कहती है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ पहनोगी, इसे चेंज करो अभी इसी वक्त। प्रीति कहती है, आप ही बताइए क्या पहनूं? भूमिका जवाब देती है, जो मैं तुम्हें पहनने के लिए कहूंगी वो तुम्हारे पास होगा नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए ड्रेस मैं खुद लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर भूमिका अपने हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट प्रीति को पकड़ा देती है और कहती है, जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। प्रीति पैकेट से ड्रेस निकालती है तो उसे देखती ही रह जाती है। इसमें शॉर्ट टॉप और शॉर्ट स्कर्ट थी। एक पल के बाद होश संभालते हुए प्रीति एक लय बांधते हुए कहती है, नहीं 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 भूमिका दी, मैं ये नहीं पहनूंगी, मुझसे नहीं होगा। फिर अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ, आप ही बताइए इनमें क्या बुराई है? भूमिका कहती है, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी है, आदेश दिया है, जितना कहा है उतना करो। मैं तुम्हें इस तरह इन कपड़ों में अपने साथ लेकर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, जो कहा है वह पहनो। प्रीति कहती है, भूमिका दी, मैं इसे पहनकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहूंगी। क्या आपको अच्छा लगेगा मैं बार बार अपने टॉप और स्कर्ट को खींचती रहूंगी? भूमिका कहती है, खबरदार जो तुमने अपनी स्कर्ट या टॉप को खींचने की कोशिश की। इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती के दिखाने से वो कम नहीं हो जाएगी। चलो अब जाओ और इसे पहनकर आओ। इससे पहले कि प्रीति दोबारा से इनकार करती, भूमिका उसे धकेलते हुए कहती है, जाती हो या नहीं? प्रीति मिमियाते हुए वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर में भूमिका का दिया हुआ ड्रेस पहनकर आ जाती है। भूमिका कहती है, ये हुई न बात। प्रीति ने अपने बालों को खुला करके
अपने दोनों साइड कंधों पर डाला हुआ था ताकि उसे कुछ कंफर्टेबल फील हो। प्रीति का शॉर्ट टॉप ऑफ शोल्डर होने के साथ साथ फुल स्लीव्स था और उसकी स्लीव पफी स्टाइल में बनी हुई थी। अब भूमिका प्रीति से कहती है, अपनी हील्स चेंज करो। प्रीति कहती है, अगर भागने की नौबत आ गई तो मैं उसमें कैसे भागूंगी। भूमिका पलटकर जवाब देती है, जब भागने की नौबत आएगी तो खुद समझ जाओगी कि हील्स में कैसे भागते हैं। तुम्हें क्या मालूम हिल फाइटिंग में कितना काम आती है। दुश्मन पर इनका चाकू से थोड़ा ही कम असर होता है। होटल हेवन। कुछ ही देर बाद दोनों तैयार होकर होटल हेवन पहुंच जाती हैं। अर्जुन सिंह वहां पहले से ही मौजूद था। वह एंट्री पॉइंट पर ही उन दोनों को मिल जाता है। अर्जुन सिंह का लुक काफी डैसिंग लग रहा था। प्रीति देखकर इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, भैया यू आर लुकिंग ग्रेट। अर्जुन सिंह कहता है ना। प्रीति गर्दन हिलाकर मुस्कुरा देती है। हाय हेलो करने के बाद वे तीनों अंदर की ओर चल पड़ते हैं। भूमिका बड़े ही स्टाइल से अर्जुन सिंह के हाथ में अपना हाथ डाल देती है और होटल हेवन में एंट्री करती है। प्रीति भूमिका को देखकर दंग रह जाती है। साथ ही भूमिका के इस रूप को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान भी आ जाती है, लेकिन अपने चेहरे के हाव भाव को संभालते हुए वो आगे बढ़ती है। भूमिका का कॉन्फिडेंस और स्टाइल सभी कुछ देखने लायक था। अर्जुन सिंह को किसी भी तरह की डिटेल देना भूमिका के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अर्जुन सिंह भूमिका के साथ इतने समय से काम कर रहा था कि भूमिका के काम करने के तरीके से बेहतर तरीके से परिचित था। वो अच्छी तरह समझ गया था कि अगर भूमिका ने उसे यहाँ बुलाया है तो जरूर किसी की शामत आई होगी। भूमिका ने बिल्कुल सेंटर में एक टेबल बुक करवाई थी। वे तीनों जाकर इस टेबल पर बैठ जाते हैं। भूमिका उसी तरह बिहेव करती है जैसे कोई भी नॉर्मल कपल बिहेव करता है। सबसे पहले स्टार्टर्स के लिए अर्जुन सिंह ऑर्डर देता है। भूमिका और अर्जुन इस तरह से बैठे थे कि उनका चेहरा काउंटर की तरफ था, जबकि प्रीति का चेहरा अर्जुन और भूमिका की तरफ था। फिर यूं ही काफी देर तक धीरे धीरे खाते पीते गपशप करते रहते। उन सभी चीजों को खत्म करने के बाद अब ऑर्डर करने की बारी भूमिका की थी। भूमिका ने होटल की महंगी से महंगी चीजें ऑर्डर की। थोड़ी ही देर में खाना उनके सामने आ चुका था। वेल ड्रेस्ड खूबसूरत वेटर्स उन्हें खाना सर्व करके वहां से वापस चली जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद भूमिका प्रीति के सिर से एक बाल खींच लेती है। प्रीति अपने सिर पर हाथ रखकर आह की आवाज करती है। भूमिका बड़े ही स्टाइल से प्रीति की ओर देखते हुए कहती है, ओ माय डॉल, आई एम रियली सॉरी, इट्स जस्ट बाय लिटिल मिस्टेक। आई होप तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। प्रीति बच्चों जैसा चेहरा बनाकर भूमिका की तरफ देखते हुए इट्स ओके कहकर अपने खाने पर ध्यान देने लगती है। अर्जुन भूमिका की इस हरकत पर धीरे धीरे हंसने लगता है। फिर जब प्रीति उसकी तरफ देखती है तो मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम्हारे बाल लंबे हैं इसलिए सिर्फ एक ही बाल की कुर्बानी काफी है। अगर तुम साथ नहीं होती तो मेरे सिर से कई बाल चले जाते। अर्जुन की बात सुनकर भूमिका बिना अपने चेहरे के हाव भाव बदले दबी आवाज में कहती है, क्या तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे या फिर उसके साथ जो होने वाला है वो तुम्हारे साथ करूं। अब अर्जुन जवाब देता है, नो नीड, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। अब तक भूमिका उस बाल के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे खाने में डाल चुकी थी और हाथ में लगी हुई चम्मच से उसे अच्छी तरह मिक्स कर देती है। भूमिका को ऐसे करते हुए देखकर प्रीति के चेहरे पर अजीब से भाव दिखाई देने लगते हैं, जैसे वो कहना चाह रही हो, क्यों खाने को बर्बाद कर रही हो। खाने की चीजों के साथ ऐसा कोई करता है क्या। इतने टेस्टी खाने को जाया मत करो। भूमिका प्रीति के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए एकदम धीमी आवाज में उससे कहती है, अपना चेहरा संभालो, हम यहाँ खाना ठूसने नहीं आए बल्कि किसी काम को अंजाम। भूलना मत मेरी जान, मारवा हाउस के खाने के सामने ये खाना ज्यादा टेस्ट का नहीं है और अगर तुम्हें यही खाना है तो फिर कभी बाद में आकर खा लेंगे, फिलहाल काम पर ध्यान दो। प्रीति मूक रूप से अपनी गर्दन हिला देती है। अब भूमिका बड़े ही प्यार से एक वेट्रेस को आवाज लगाती है। वेट्रेस भूमिका के पास पहुंच जाती है। भूमिका कहती है, क्या तुम्हारे यहाँ के शेफ अपनी हेयर को कवर नहीं करते, देखो इसमें क्या है। वेट्रेस बाल को देखकर हड़बड़ा जाती है और वो कहती है, मैडम हमारे यहाँ हेल्थ और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, पता नहीं ये कैसे हो गया, मैं दूसरा मंगवा देती हूँ। ऐसा कहकर वे जैसे ही खाने को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, भूमिका अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और बरसते हुए कहती है, तुम क्या कहना चाहती हो। यहाँ हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखा जाता है तो ये बाल कैसे आया, क्या ये इतने छोटे छोटे टुकड़े मेरे बालों से आए हैं, क्या तुम्हें मेरे बालों का साइज दिखाई नहीं देता। फिर अर्जुन सिंह की तरफ हाथ आगे करते हुए आगे कहती है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे मंगेतर के बाल गिर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए
तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है, बुलाओ मैनेजर को। भूमिका की बात को सुनकर वेट्रेस घबरा जाती है और कहती है, आई एम सॉरी मैडम, मेरा ये मतलब नहीं था। मैडम शांत हो जाइए मैडम। वेट्रेस लगातार भूमिका को मनाने के लिए मैडम मैडम की ही रट लगाती रही, लेकिन भूमिका ने उसकी एक नहीं सुनी। वो दनदनाते हुए सीधा काउंटर पर पहुंच जाती है। इस भूमिका के हाथ में एक फोक कांटा था जिसे भूमिका ने वापस नहीं रखा था। उसी फोक के साथ भूमिका काउंटर पर पहुंच चुकी थी और शोर मचाते हुए कहती है, मैनेजर कहाँ है? हम इतने पैसे खर्च करके यहाँ इसलिए आते हैं ताकि हम बाल खाएं और ऊपर से ये भी सुने कि खाने में बाल हमने डाला है। आज ही डीएनए होगा इस बाल को, हम यहीं डीएनए करवाएंगे। हम इस होटल को बंद करवा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैनेजर भूमिका का शोर सुनकर वहां स्टाफ के कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वे भूमिका को शांत कराने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप बैठ जाइए, हम मैनेजर को बुलाते हैं। मैडम, आप शांत हो जाइए, जिसकी भी गलती होगी उसे प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगी। मैनेजर साहब आते ही होंगे। मैडम, आपको खाने का बिल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको दोबारा से खाना बनवाकर कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। प्लीज़ आप इस तरह से हाइपर न हों। मैनेजर सर तक खबर पहुंचा दी है, वो आ ही रहे होंगे। लेकिन भूमिका को जितना शांत कराने की कोशिश की जाती, भूमिका उतना भड़क जाती। मुझे तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट्री की ज़रूरत नहीं। ऐसे होटल मैं अपनी जेब में रखकर घूमती हूँ। मैं चाहूँ तो इसे तुरंत खरीद सकती हूँ। मेरी ही गलती है जो इसका नाम सुनकर यहाँ चली आई। वो हिंदी में कहावत है न, ऊंची दुकान फीका पकवान, बस वही है तुम्हारा होटल। थोड़ी ही देर में मैनेजर भी वहाँ आ पहुँचता है। वो भी पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से भूमिका को शांत कर सके, लेकिन भूमिका किसी भी तरह से चुप होने के लिए तैयार नहीं थी। धीरे धीरे होटल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसी ओर चला जाता है कि काउंटर पर कुछ बवाल मचा हुआ है। लेकिन अब तक भूमिका के चारों तरफ स्टाफ के इतने लोग इकट्ठे हो चुके थे कि भूमिका को कोई भी देख नहीं पा रहा था, केवल भूमिका की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये शिफ्ट चेंज किए जाने का वक्त था। यही वजह थी कि मैनेजर उस वक्त पर वहां मौजूद नहीं था। वो ड्यूटी ऑफ होने से पहले कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने चला गया था। ठीक इसी वक्त नेक्स्ट शिफ्ट का मैनेजर वहां पहुंच जाता है। वो भूमिका को पहले से जानता था। वो जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, भूमिका आंखों के इशारे से उसे इनकार कर देती है। वो चुप होकर पीछे हट जाता है। दरअसल वो होटल का पुराना वफादार मैनेजर था और मारवा परिवार के ज्यादातर सभी सदस्यों को चेहरे से अच्छी तरह से जानता था। वो यह भी अच्छी तरह जानता था कि भूमिका पुलिस डिपार्टमेंट में है। भूमिका के इशारा करने पर वह समझ जाता है कि जरूर भूमिका यहाँ किसी मिशन पर होगी, वरना अपने ही होटल को खरीद लेने की बात कौन करता है। मैनेजर काफी समझदार था, इसीलिए वो इस तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे कि वो कुछ देख ही नहीं रहा और वहां से चला जाता है। तभी अर्जुन सिंह भी भूमिका के पास पहुंच जाता है और भूमिका को शांत कराने का नाटक करने लगता है। कम डाउन बेबी, इट्स जस्ट ए मिस्टेक। भूमिका कहती है, मिस्टेक? मिस्टेक को मिस्टेक की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। इनका तो कहना है कि ये बाल भी हम अपने साथ अपने खाने में मिलाने के लिए लेकर आए हैं। ठीक इसी वक्त स्टाफ की एक लड़की सौम्या तक पहुंच जाती है और उससे कहती है, सौम्या, बड़ी भारी मुसीबत सर पर आई है, तुम ही इस हालत में कुछ कर सकती हो। प्लीज जाकर उस कस्टमर को संभालो, नहीं तो न जाने आज किस किस की नौकरी जाएगी। सौम्या बड़े ही प्यार से जवाब देती है, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर सौम्या काउंटर पर पहुंच जाती है। सौम्या को देखते ही भूमिका प्रीति की तरफ देखती है। प्रीति अभी भी अपनी जगह पर ही बैठी थी। वो भूमिका का इशारा मिलते ही अपनी आंखों से कंफर्मेशन देती है कि हाँ, यही है सौम्या। भूमिका के पास जाती है। भूमिका काउंटर पर लगे हुए शीशे के रिफ्लेक्शन में सौम्या को अपने पास आते हुए देखती है, लेकिन एक भी बार उसकी तरफ चेहरा नहीं करती। अब सौम्या उसके पास खड़े होकर बड़ी ही शालीनता और प्यार से कहती है, मैडम, आप शांत हो जाइए। आप हमें बताइए कि आप क्या कहती हैं, आप क्या चाहती हैं। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। इसके बाद भी भूमिका काउंटर के उस तरफ खड़े हुए स्टाफ को सुनाती चली जाती है, लेकिन सौम्या की तरफ नहीं देखती। तब सौम्या आगे कहती है, मैडम, किसी एक व्यक्ति की गलती या बेवकूफ़ी की वजह से आप अपना पूरा दिन क्यों खराब कर रही हैं? आप हमें बताइए, हम आपका दिन को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन भूमिका इस बार भी सौम्या की बात का एकदम अनसुना कर देती है और लगातार अपनी ही धुन में बड़बड़ाती चली जाती है। भूमिका की निगाह लगातार शीशे के रिफ्लेक्शन पर थी।
जैसे ही सौम्या भूमिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए भूमिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, ठीक उसी वक्त भूमिका अपना फोक पकड़ा हुआ हाथ पीछे की तरफ झटकती है, जिससे भूमिका का हाथ सौम्या के हाथ पर टकरा जाता है। जैसे ही भूमिका का हाथ टकराता है, वो सौम्या की तरफ देख सौम्या को एहसास भी नहीं होता कि उसके हाथ पर कट लग चुका है। अब भूमिका सौम्या के हाथ की तरफ देखकर कहती है, ओ माई गॉड, देयर इज ब्लड। ऐसा कहकर भूमिका अपने हाथ में पकड़े हुए कांटे को स्टाफ की तरफ करते हुए कहती है, तुमने ये किस तरह के फोक रखे हैं? क्या किसी इंसान की जान लेना चाहते हो? ऐसा कहकर वो उसे एक तरफ फेंक देती है और झट से सौम्या का हाथ पकड़ लेती है। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। इसी वक्त प्रीति अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। जब तक प्रीति वहां पहुंचती है, ठीक उसी वक्त तक फर्स्ट एड बॉक्स भी आ जाता है। अब भूमिका सौम्या से कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी डोल मेडिकल स्टूडेंट है, वो ज़रा सी देर में तुम्हारा फर्स्ट ऐड कर देगी। जैसे ही सौम्या प्रीति की तरफ चेहरा करने लगती है, भूमिका अपने दोनों हाथों से सौम्या का चेहरा पकड़ लेती है और कहती है, नहीं नहीं, तुम अपनी चोट की तरफ बिल्कुल मत देखो, तुम्हें काफ़ी दर्द होगा। ऐसा कहकर वो अपना और सौम्या दोनों का चेहरा दूसरी तरफ कर देती है और सौम्या का चेहरा नहीं छोड़ती। फिर सौम्या से कहती है, मुझे बेहद अफसोस है, मेरी वजह से इतनी खूबसूरत लड़की को चोट लग गई। वैसे जो भी है, तुम्हें बेहद खूबसूरत हो, तुम्हें तो मॉडलिंग का काम करना चाहिए, यहाँ होटल मैनेजमेंट का नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो तो किसी से भी पूछ लो। जब तक भूमिका सौम्या के साथ बातें करती है, इधर प्रीति सौम्या का हाथ पकड़ती है और उसे हल्का सा ऊपर करके कलाई को अंदर की तरफ मोड़ती है ताकि हाथ पर लगे हुए कट से खून बहना कम हो जाए। ठीक इसी वक्त प्रीति की फुल स्लीव के कफ के बीच में बनी हुई खुली जगह से एक सिरिंज बाहर निकालती है और ब्लड सैंपल लेकर वापस पीछे हो जाती है। थोड़ी सी ही देर में तेज गति से प्रीति फर्स्ट ऐड कर देती है और ब्लड साफ की गई कॉटन को वहीं पर छोड़ देती है, जिससे कि सौम्या के मन में किसी तरह का संदेह न हो। अब जैसे ही सौम्या प्रीति की तरफ चेहरा करती है, प्रीति अपना चेहरा घुमाकर अर्जुन की तरफ कर लेती है और उससे बात करने लगती है। ठीक इसी वक्त अर्जुन प्रीति के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है, वेल डन, तुम मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर वह प्रीति को लेकर वापस टेबल पर चला जाता है। सौम्या प्रीति का चेहरा नहीं देख पाती। इसके बाद भूमिका पूरी तरह से शांत हो जाती है। अर्जुन और प्रीति के साथ बैठकर अच्छी तरह से लंच करती है। फिर वे तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। होटल हेवन से बाहर निकलने के तुरंत बाद प्रीति सबसे पहले ब्लड सैंपल को प्रिजर्व बॉक्स में सेव कर लेती है। इसके बाद प्रीति लंबी गहरी सांस लेती है। फिर जैसे ही उसकी निगाह भूमिका पर जाती है, अचानक से ही वो गाड़ी में ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। भूमिका प्रीति से कहती है, क्या पागलों की तरह हंस रही हो? चुप हो जाओ। प्रीति अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हंसी दोबारा से छूट जाती है और वो पहले से भी ज्यादा हंसने लगती है। उसे देखकर ड्राइव करता हुआ अर्जुन भी हंसने लगता है। भूमिका हमेशा की तरह प्रीति के सिर पर टपली देती है और फिर खुद भी हंसने लगती है। खूब हंस लेने के बाद प्रीति भूमिका से कहती है, मुझे एक बात समझ नहीं आई। भूमिका कहती है, क्या? पूछो। प्रीति कहती है, आपने उसके हाथ पर जो कट लगाया था, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो फोक से लगाया गया है। क्या फोक चलाना भी एक कला है? अब भूमिका कहती है, तुम एकदम बुद्धू हो, तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? एक तरफ कह रही हो कि वो निशान फोक का नहीं था और दूसरी तरफ कह रही हो फोक से वो कट कैसे बनाया। इसके बाद भूमिका अपना हाथ आगे करती है और झटकती है। भूमिका के हाथ झटकते ही भूमिका के हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट, जो कि एक पतली मेटल की पट्टी जैसा था, वो खुलता है और फिर दोबारा से भूमिका के हाथ पर लिपट जाता है। अब भूमिका कहती है, ये तुम्हारे डॉक्टर नाइफ से भी ज्यादा तेज है। अगर जानबूझकर किसी को चलते फिरते भी सही जगह पर मार दिया जाए तो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। हाँ, इसे चलाना जरूर एक कला है। प्रीति बड़ी ही हैरानी से इसे देखने लगती है। प्रीति के चेहरे की हैरानी देखकर अर्जुन और भूमिका दोनों हंसने लगते हैं। यूं ही हंसी मजाक करते हुए जब वे काफी दूर निकल जाते हैं, तब रास्ते में ही अर्जुन सिंह भूमिका को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। गाड़ी से बाहर आकर वो वहीं पार्क की हुई अपनी गाड़ी लेकर हेडक्वार्टर के लिए निकल जाता है। यहीं भूमिका और प्रीति मारवा हाउस के लिए आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। भूमिका मुस्कुराकर प्रीति से कहती है, देखो, जब हम आउटिंग के लिए प्लान कर रहे थे तब तुम तैयार नहीं थी और एक ही दिन के बाद खुद ही आउटिंग का प्लान बन गया। प्रीति कहती है, यह काफी रोमांचक और मजेदार था भूमिका दी। जो भी कहो, आप हैं बहुत अच्छी एक्टर। आप उस सौम्या से कह रही थी कि उसे मॉडलिंग में होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ
कि आपको पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। इसके बाद एक बार फिर से वे दोनों हंस पड़ती हैं और इसी तरह कुछ ही देर में मारवा हाउस पहुंच जाते हैं। डाइनिंग हॉल, मारवा हाउस। अनिका डाइनिंग हॉल में ही प्रीति और भूमिका के लौटने का इंतजार कर रही थी। अपने धीमे धीमे कदमों से कुछ सोचते हुए इधर से उधर घूम रही थी। तभी उसे अपने सामने से मुस्कुराती हुई प्रीति और भूमिका उसके करीब आती हुई नजर आती हैं। उन दोनों के चेहरे को देखकर अनिका समझ जाती है कि काम हो गया है। प्रीति ब्लड सैंपल का बॉक्स ले जाकर अनिका के हाथ में देते हुए कहती है, लीजिए अनिका दी, मॉडल सौम्या का ब्लड सैंपल। अनिका के बॉक्स को हाथ में लेते ही प्रीति एक बार फिर से हंसने लगती है। भूमिका एक बार फिर उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, अब बस भी करो। अनिका उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि दोनों मस्ती के मूड में हैं। अनिका कहती है, वेल डन बोथ ऑफ यू, मुझे अभी जाना होगा, तुम दोनों जाकर चेंज कर लो, फिर मिलते हैं। ऐसा कहकर अनिका अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है।